यस, तो अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम बाय पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। क्या डिस्कस कर रहे थे? डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसको अपन फर्दर आगे स्टडी करते हैं इसकी। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इसकी जो फिजिकल वे में इसको यदि अपन डिफाइन करना चाहे तो क्या होता है? फिजिकल वे में इसकी डेफिनेशन यही है कि एक पर यूनिट सॉलिड एंगल में टोटल नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल कितने हैं। एक पर यूनिट सॉलिड एंगल में टोटल नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल कितने हैं, यही क्या होता है? डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास में कल क्या आया था? डी सिग्मा ओवर डी ओम, इसको अपन शॉर्ट में सिग्मा थीटा पाई से रिप्रेजेंट किया था। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला इसी से लिखते हैं अपन। ये था लिमिट डेल ओम टेंड्स टू 0 1 ओवर एन डेल एन ओवर डेल ओमेगा, ये था भाई। ठीक है, और फिर अपन डिफाइन करते हैं टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो टोटल क्या हो जाएगा? नाउ, अब आगे आपको लिखना है, शायद मैंने यही तक कंप्लीट करवाया था, आगे लिखना है नाउ टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिग्मा टी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, पहले वाला क्या था? डी सिग्मा अपॉन डी, डिफरेंशियल ये था, यानी एक पर्टिकुलर रीजन में ये था। टोटल के लिए क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, चाहो तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू यहां से पुट करो तो 1 ओवर एन, कैपिटल एन कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये इंटीग्रेशन डेल एन ओवर डेल ओमेगा और ये डी ओमेगा। ठीक है, और ये लिमिट क्या है? यहां पर लिमिट है डेल ओमेगा टेंड्स टू 0। मैं इस इक्वेशन को साइड में लिख रहा हूं, बाद में इसका यूज होगा। इसको मैं रब कर देता हूं। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि पर यूनिट सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल कितने हैं, यही क्या होता है? डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है? सिग्मा टी इज इक्वल लिमिट डेल ओम टेंड्स टू 0 1 बाई एन डेल एन बाई डेल ओम और डी ओम। ठीक है, ये इक्वेशन जो भी है, शायद फर्स्ट होगी शायद, वो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें, अब अपन स्कैटरिंग कैसे होगी, उस स्कैटरिंग का एक मैं डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश करना। डायग्राम इसका ये है, मान लीजिए इस साइड से क्या आ गया? कोई एक इंसिडेंट पार्टिकल है, ये लिख दिया मैंने इंसिडेंट पार्टिकल, और इस पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होती है? वेव, जिसका वेव फंक्शन अपन किससे लिखेंगे? साई इंसिडेंट से। पार्टिकल से एसोसिएटेड एक क्या, क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है ना ये, कि प्रत्येक पार्टिकल से एसोसिएटेड एक क्या होती है? वेव, और उस वेव की जो वेव फंक्शन है उसको पर किससे लिखेंगे? साई इंसिडेंट से। ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या होगा? स्ट्राइक करेगा कहां पर? एक किसी टारगेट के ऊपर, एक किसी टारगेट के ऊपर। ये मैंने ये लिख दिया यहां पर टारगेट। टारगेट पार्टिकल,
टारगेट पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो इस टारगेट पार्टिकल से जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये इससे इंटरेक्शन करेगा। क्या करेगा? इससे इंटरेक्शन, इसके पोटेंशियल से इंटरेक्शन करेगा। तो जब ये इसके पोटेंशियल से इंटरेक्शन करेगा तो वो इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी वापस पीछे की ओर भी जा सकता है, यानी देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है? इंसिडेंस डायरेक्शन। क्या है ये? इंसिडेंस डायरेक्शन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिए इसको इस प्रकार समझो, कोई पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ऐसे सही दिखेगा आपको, ऐसे पार्टिकल आ गया, यहां पर कोई टारगेट पार्टिकल है। अब वो टारगेट पार्टिकल किसी एंगल थीटा के ऊपर, किसी एक फिक्स एंगल थीटा के ऊपर इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है। यानी मैं ये बोल रहा हूं कि किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल चारों ओर इक्वल में हो सकता है, चारों हो सकता है ना। तो जैसे मैं 45 डिग्री मान लूं तो 45 डिग्री इस साइड भी, 45 डिग्री ऊपर भी, 45 डिग्री इस साइड भी। तो 45 डिग्री को अब इसको मिलाओ, एक क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। ऐसे पार्टिकल आ गया 45 डिग्री, ऐसे आ गया 45 डिग्री इस साइड भी, 45 डिग्री इस साइड भी, इस साइड भी और पीछे की ओर भी। तो क्या बनेगा? एक इस प्रकार का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किसी कोई पार्टिकल किसी एंगल थीटा के ऊपर क्या हुआ? स्कैटर हो गया। ये पार्टिकल क्या हुआ? किसी एंगल थीटा के ऊपर क्या हो गया? स्कैटर। ठीक है, और अब ये स्कैटर पार्टिकल कहां पर जाएगा? डिटेक्टर के पास जाएगा। कहां पर जाएगा? डिटेक्टर के पास। और उस डिटेक्टर का कुछ ना कुछ क्या होगा? क्रॉस सेक्शन होगा, यानी उसकी स्क्रीन होगी, और वो पार्टिकल उस स्क्रीन के ऊपर जाके क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। अब देखो थीटा एंगल इस साइड भी, थीटा एंगल इस साइड भी हो सकता है, थीटा एंगल इस साइड, थीटा एंगल चारों ओर। तो क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। क्या बनेगा? एक शंकु बनेगा। तो शंकु बन जाएगा इस प्रकार से, ये बनेगा एक कोण। ठीक है, ये क्या बनेगा? एक कोण चारों ओर, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार ऐसे। अब आगे देखो, मैं यहां पर एक स्कैटरिंग एंगल की एक माइनर रेंज ले रहा हूं, ये थीटा एंगल से जा रहा है। अब यहां पर मैंने डी थीटा इसमें और इंक्लूड कर दिया। क्या इंक्लूड कर दिया? यहां पर मैंने लिखा डी थीटा। ठीक है, तो डी थीटा वाले कहां पर आएंगे? डी थीटा का यहां पर आएगा, ऐसे डी थीटा इस साइड कर दूं तो मैं इस एंगल को लिखूंगा टोटल को थीटा प्लस डी थीटा। क्या लिखूंगा इसको? थीटा प्लस डी थीटा। तो आपके पास में वो स्कैटरिंग की रेंज कौन सी हो गई? यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की, थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। अब ये चारों ओर ही होंगे, इसके चारों ओर इस प्रकार से। ये लो, अब थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा, थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा के बीच में बहुत सारे पार्टिकल क्या होंगे? स्कैटर होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल। तो थीटा से लेकर डी थीटा की जो रेंज है वहां पर जो स्कैटर पार्टिकल है वो क्या करेंगे? ये जो हमारे पास में जो लाइनिंग जो पार्ट है जिसे कहते हैं अपन शैडो रीजन, हिंदी बोल रहे छायांकित भाग, यहां पर आके क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट। ऐसे सभी स्कैटरिंग पार्टिकल जो थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा रेंज में क्या होते हैं? स्कैटर होते हैं, वो इस रीजन में क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। और यदि मैं यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस, इसको क्या मान लूं? आर मान लूं। क्या मान लूं? आर मान लूं। तो इस जो आपके पास ये जो रीजन है, इस रीजन की ये जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी हो जाएगी? आर इज इक्वल क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल होता है ना, कोण बराबर 4/3 जो फॉर्मूला जानते हो। इससे ये क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। क्या हो जाएगा? आर डी थीटा।
अब देखो इसको इससे मिलाओ, ये मिला दिया तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ये अप्रोक्सीमेट आर और आर दोनों क्या सेम आर है ये भी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, आर साइन थीटा। क्या वैल्यू आएगी, आर साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना, ठीक है। यहां तक कुछ समझ में आया। एक इंसिडेंस पार्टिकल है, इसे टारगेट पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, इसके पोटेंशियल से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन के बाद में ये चारों ओर इसकी जाने की क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। अपन क्या कर रहे हैं, एक यहां पर एक शॉर्ट रेंज मान रहे हैं थीटा से लेकर थीटा प्लस डी थीटा की। इस रेंज में वो क्या होगा, तो जो डिटेक्टर है उसकी स्क्रीन के ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। तो एक फिक्स रेंज में क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। और यहां पर ये जो इस प्रकार से स्फेरिकल फॉर्म में जो एंगल बन रहा है इसे क्या बोलते हैं अपन, डी ओम। क्या बोलते हैं अपन, डी ओम। इसे क्या कहते हैं अपन, सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल की क्या वैल्यू आएगी वो हमारा यहां पर एम है डिटरमाइन करने का, ठीक है। अब देखिए आगे, तो मैं यहां पर थोड़ी इसमें लिखवा देता हूं कि दैट पार्टिकल विच स्कैटर्ड एट थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा डिपोजिट एज शैडो रीजन। लिख रहा हूं मैं इसको, यहां पर लिख लेना फिगर स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। देखिए आगे, दैट पार्टिकल, ये लिख लेना इस डायग्राम के बाद में, दैट पार्टिकल विच आर दैट पार्टिकल्स विच आर scattered at angle theta to theta plus d theta deposit in shadow region deposit in shadow region of on screen of detector, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना एंगल बन रहा है, यहां पर क्या लिखना है, जब यहां पर डिपोजिट होगी तो क्या बन जाएगी, एक रिंग बनेगी। क्या बनेगी, एक रिंग जिसकी थिकनेस क्या है, आर डी थीटा और रेडियस क्या है, आर साइन थीटा। इन दिस सिचुएशन वी कंस्ट्रक्ट ए रिंग ऑफ रेडियस आर साइन थीटा एंड थिकनेस आर डी थीटा। सो कंस्ट्रक्ट ए रिंग ऑफ रेडियस आर साइन थीटा and thickness r d theta। r sin theta रेडियस और r d theta की क्या ऑब्टेन होगी, रिंग ऑब्टेन होगी कहां पर, स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए आगे, एक मिनट, देखिए आगे इसमें तो अब इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया तो क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ दिस रिंग, RING रिंग, टोटल रिंग नहीं है, कोई पार्ट है, इसको मैं लिख रहा हूं DS से। क्या लिख रहा हूं, DS से। क्या हो जाएगा, यदि आपके पास में आपको ये ऑब्टेन हो जाए, भाई ये टोटल डिस्टेंस कितनी है,
ये टोटल डिस्टेंस सरकमफेरेंस है क्या, ये सरकमफेरेंस निकाल लो और इस सरकमफेरेंस को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो या थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। इस सरकमफेरेंस को इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, इसका एरिया क्या होगा, लिख रहा हूं मैं, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग इनटू थिकनेस, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग इनटू थिकनेस। सरकमफेरेंस कितनी है वो देखो, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है क्या, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू थिकनेस आर डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। जिसको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा उसको मैं जनरल मेथड जो अपन छोटी क्लासों में यूज में रहते हैं वो बता रहा हूँ, एक बार वो समझना, सेम फॉर्मूला आएगा उससे भी, लेकिन वहां पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, एक कंसेप्ट अप्लाई होगा, वो ये है, देखो देखो एक सर्कल ये बन रहा है और एक सर्कल ये बन रहा है, आपको ये चाहिए ना, यही चाहिए। तो इस सर्कल, इस टोटल सर्कल का जो एरिया है वो ऑब्टेन कर लो और एक इस सर्कल का एरिया ऑब्टेन कर लो और पूरे एरिया में से ये वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर दो। तो देखो ये आर साइन थीटा प्लस क्या है आर डी थीटा। तो मैं बता दूं एक बार, टोटल जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या है इस बाहर वाले का, आर साइन थीटा, तो ये प्लस आर डी थीटा ये, तो आर साइन थीटा प्लस आर डी थीटा होल स्क्वायर माइनस, अब इसका एरिया पाई आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ रहा, पाई कॉमन आ रहा है क्या। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा माइनस पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली क्वांटिटी। तो ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बच रहा है, अब देखो डी थीटा एक स्मॉल क्वांटिटी है, डी थीटा क्या एक स्मॉल क्वांटिटी है। तो जब ये स्मॉल क्वांटिटी है तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, और भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को अपन क्या मान लेंगे, नेग्लेक्ट। तो आपके पास क्या बच जाएगा, पाई, ये क्या बचा हुआ है 2 आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, सेम फॉर्मूला है। तो इतना न करके आप केवल ये डायरेक्ट कर लीजिए, ऐसे डायरेक्ट लीजिए ना, एरिया ऑफ दिस रिंग इज इक्वल 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो आपके पास में ये ऑब्टेन हो जाएगा। अब आगे देखिए इसको अपन ऐसे लिखेंगे, डी एस इज इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। इस साइन थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो एक फॉर्मूला आता है इस प्रकार से, साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। आई थिंक सही लिख रहा हूं मैं, साइन 2 इज इक्वल 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। तो और यदि यहां पर थीटा हो तो थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। सही कर रहा हूं क्या, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। चलो देखो इसको इसको एक बार ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। डीएस आ गया। नाउ सॉलिड एंगल डायरेक्ट आप डिफाइन करो। नाउ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, डी ओम। क्या होता है, डी ओम। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये होता है डी एस अपॉन आर स्क्वायर, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अपन लोग जानते भी है कि सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या आती है, 4 पाई आती है ना, वो 4 पाई इसी से आती है, 4 पाई इसी से आती है। कैसे आती है, देखो डीएस यदि मैं इसका टोटल के लिए करूँ तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर बाहर, और ये डीएस का इंटीग्रेशन, तो 1 बाई आर स्क्वायर, और डीएस का क्या हो जाएगा एस, एस क्या होता है उसका एरिया, स्फीयर का एरिया, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कैंसिल, तो 4 पाई बच जाता है ये से, ठीक है। तो यहाँ पर डीएस अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से,
2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो डी ओम इज इक्वल 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2, ये वैल्यू कहां पर पुट करनी है, यहां पर पुट करनी है। तो यहां पर पुट करने पर देखिए क्या आएगा, इसका यूज नहीं है। अब अपन को ये डायग्राम केवल कैलकुलेशन के लिए चाहिए था जो अपन ने बना दिया, ठीक है। अब देखिए सिग्मा टी, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 सिग्मा टी इज इक्वल लिमिट डेल ओमेगा टेंस टू 0 1 ओवर एन, डेल ओमेगा टेंस टू 0 है ना, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी एज ए कांस्टेंट, इसको आप लोग बाहर ले लो, इसको क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अब क्या बन रहा है ये, अब ये बन रहा है डी ओम, तो सिग्मा टी इज इक्वल लिमिट डेल ओम टेंस टू 0 1 ओवर एन डेल एन। अब ये आएगा साइन थीटा डी थीटा, ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इफ नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज यूनिटी, दैट इज एन इक्वल क्या हो, 1 हो, एन इक्वल क्या हो 1, देन इस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा टी इज इक्वल लिमिट डेल ओम टेंस टू 0 डेल एन ओवर डेल ओम, और ये साइन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप लोग थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दीजिए, इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे आप लोग, देखो ये क्या होता है, स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट सॉलिड एंगल ओवर ए टोटल स्कैटरिंग एंगल, सभी आ गए इसमें, तो क्या लिखोगे, सो इट इज क्लियर दैट, सो इट इज, देखो यहां पर कोई बेसिक कोई समझाने वाली बात नहीं है, मैथमेटिकल पोर्शन है, आप इसको कर सकते हो। सो इट इज क्लियर दैट व्हेन number of incident particle per unit area per unit time is unity का मतलब 1 unity, then total scattering cross section is equal to डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एक प्रकार से मैं यहां पर लिख रहा हूं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो आता है ना इस प्रकार से, ये बड़ा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्कैटरिंग एंगल, फॉर ऑल वैल्यूज, ऐसे करो, ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ स्कैटरिंग एंगल, ओवरऑल वैल्यूज ऑफ स्कैटरिंग एंगल। तो ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है भाई, ठीक है, ये इसको लिख लेना ऐसे कैसे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या था वो,
पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम बाय पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। तो वो क्या है, क्या उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक प्रकार से श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, श्रोडिंगर इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, केवल ये करते हैं। और श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करके अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इंसिडेंट पार्टिकल है और ये किसी टारगेट पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंस होगा, तो कुछ विदाउट स्कैटरिंग सीधे भी निकल जाएंगे और कुछ क्या करेंगे, इससे इंटरेक्शन करेंगे, कुछ क्या करेंगे, इंटरेक्शन। तो इसका वेव फंक्शन और इसका वेव फंक्शन तो सेम रहेगा, इंसिडेंस का और जो विदाउट स्कैटरिंग उसका वेव फंक्शन क्या रहेगा, सेम। और आपको इस स्कैटरिंग का वो निकालना है और फिर क्या करना है, टोटल फाइनल वेव फंक्शन कितना रहा वो निकालना है। ठीक है, टोटल फाइनल समझाता हूँ एक बार इसको। आई थिंक कंप्लीट तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी जितना होता है वो करवाते हैं अपन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम बाय पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। देखो इसका मैं जनरल एक बार से आइडिया आपको देता हूं, फिर कंप्लीट करेंगे। जनरल आइडिया इसी का यह है कि एक कोई इंसिडेंट पार्टिकल है, वो किसी टारगेट के ऊपर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। कोई एक इंसिडेंट पार्टिकल है, वो क्या करेगा, किसी टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा। जब वो टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो कुछ पार्टिकल ऐसे रहेंगे जो, यदि यहां पर एक बम्बारमेंट हो, क्या हो, एक बम्बारमेंट हो, तो कुछ पार्टिकल विदाउट स्कैटरिंग सीधे निकल जाएंगे और कुछ क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इस आने वाले का और विदाउट स्कैटरिंग का फंक्शन सेम रहेगा, एज ए फ्री पार्टिकल बिहेव करेगा। सीधे निकलने का मतलब क्या है कि वहां पर इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, इंटरेक्शन नहीं हुआ। और इंटरेक्शन नहीं होने का मतलब क्या है, पार्टिकल बिहेव एज ए फ्री पार्टिकल, बिहेव एज ए फ्री पार्टिकल। तो यदि मैं इस इंसिडेंट का वेव फंक्शन क्या मान लूं, साई इंसिडेंट, तो जो विदाउट स्कैटर हुआ वो भी क्या हो जाएगा, इसका वेव फंक्शन भी साई इंसिडेंट हो जाएगा। और जो स्कैटर हो गया उसका वेव फंक्शन मैं क्या लिख दूं, साई स्कैटर लिख लूं, क्या लिख दूं, साई स्कैटर। ठीक है, तो टोटल इस पार्टिकल से जाने के बाद में जो फाइनल वेव फंक्शन है वो क्या आएगा, साई इंसिडेंट दिस वन प्लस साई स्कैटर्ड, ये निकालना आपको। और साई इंसिडेंट और साई स्कैटर्ड की वैल्यू निकालो और यहां पर रख दो, तो फाइनल वेव फंक्शन अपने आप आ जाएगा। अब वो देखो, वो आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो इसके लिए मैं आपको एक थ्योरी लिखवा देता हूं, आप लोग भी लिख लेना। देयर आर सेवेरल मेथड्स टू फाइंड आउट, there are several methods to find out the solution of scattering problem. Scattering problem in which one method is partial wave analysis method, partial wave analysis method, partial wave analysis method। ठीक है, the partial wave analysis method, partial wave analysis method is applicable for
स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, यानी जहां पर इंटरेक्शन हो रहा है तो उस इंटरेक्शन के टाइम वहां पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। यानी सीधा सा मतलब है कि एक एटम है, एटम में क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्या होगा, एक पोटेंशियल होगा और वो पोटेंशियल चारों ओर क्या होगा, स्फेरिकल टाइप में होगा। ठीक है, और स्फेरिकल टाइप में लेने का एक रीजन यहाँ पर ये भी है कि स्फेरिकल वेव होती है, उस वेव का वेग फंक्शन हमें पता होता है। फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो आप, फर्स्ट ईयर में भी था आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में कि एक स्फेरिकल वेव होती है, उस स्फेरिकल वेव की जो वेव फंक्शन होती है वो अपन लिखते हैं साई इज इक्वल कोई एम्पलीट्यूड ए या कोई कांस्टेंट 1/r एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो उसी का यूज अपन यहाँ पर लेंगे। ठीक है, और इस पूरी जो आपके पास स्टडी है, ये जो पूरी स्टडी है उसको अपन डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। किसमें करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम और एक होता है लेबोरेटरी फ्रेम, दोनों में कुछ एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या है कि लेबोरेटरी फ्रेम में क्या होता है कि एक टारगेट पार्टिकल होता है ना, वो क्या होता है, टारगेट पार्टिकल रेस्ट में रहता है हमेशा। क्या रहता है, रेस्ट में। लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या करता है, ये टारगेट पार्टिकल भी मोशन करता है, एक्चुअल नहीं करता लेकिन करता हुआ प्रतीत होता है ड्यू टू मोशन ऑफ सिस्टम, ड्यू टू मोशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब दोनों पार्टिकल मूविंग स्टेट में आपको दिखेंगे तो वहां पर एक अपन जनरल मास यूज न लेके एक दूसरा मास यूज में लेते हैं, जिसे कहते हैं रिड्यूस मास। और वो रिड्यूस मास म्यू इक्वल क्या होता है, m1 m2 डिवाइड m1 प्लस m2। एक तो मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल और दूसरा मास ऑफ टारगेट पार्टिकल। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो इसको लिखते हैं अपन if spherically symmetric potential is UR then total Hamiltonian of system in CM frame, क्या हो जाएगा, H इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p²/2m, लेकिन m की जगह म्यू यूज में लेंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी UR। ठीक है, लिख रहा हूं यहां पर म्यू इज इक्वल m1 m2 डिवाइड m1 प्लस m2, इसे कहते हैं अपन रिड्यूस मास। ओके, अब देखो रिड्यूस मास, now time independent Schrodinger equation is given by, ये भी पढ़ रहे हो आप, पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है, -h²/2m, m की जगह म्यू डेल स्क्वायर प्लस UR साई R किसी t टाइम पे इज इक्वल E साई RT। यही होता है क्या, जानते हो ना, H साई इज इक्वल E साई। ठीक है, अब आगे देखो
अब इसका जो टोटल जो टाइम इंडिपेंडेंट है भाई, तो साई आर आएगा केवल। अब देखो आगे, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इज गिवन बाय, इसको इक्वेशन 2 दे लेना। क्या होता है, टोटल होता है साई आर टी। मैंने बताया था आपको साई आर और फाई टी के फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट टाइम में था ये। तो टोटल सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है साई आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी बाई एच गेट। नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं मैं। क्या लिखते हैं इसको, साई आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी ओवर एच गेट। ये होता है स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन। इस लाइन को लिखो तो आपकी इच्छा, नहीं लिखो तो आपकी इच्छा, इसको कोई आगे यूज फिलहाल है नहीं, ठीक है। ये लिख दिया। अब देखो इसी को केवल थोड़ा सा चेंज करना है, केवल इसी इक्वेशन को थोड़ा सा क्या करना है, चेंज। वो कैसे करेंगे देखो, माइनस ऐसे कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई, ये ऐसे करना है, इसको कॉमन बाहर ले ले, इसको माइनस एच का स्क्वायर बाई 2 म्यू, इसको बाहर लो एक बार, क्या बन जाएगा, ये डेल स्क्वायर है यहां पर, डेल स्क्वायर माइनस 2 म्यू ओवर एच कैट स्क्वायर, डेल स्क्वायर माइनस 2 म्यू ओवर एच कैट स्क्वायर, यहां पर है यू आर, ये साई आर बाहर हो गया, इज इक्वल ई साई आर। ठीक है ठीक है, ये क्या हुआ, ई साई आर, मल्टीप्लाई करो यहां पर, डेल स्क्वायर माइनस 2 म्यू ओवर एच कैट स्क्वायर, ये यू आर और ये साई आर इज इक्वल माइनस 2 म्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 म्यू ओवर एच कैट स्क्वायर और ये ई और साई आर, ई साई आर। ठीक है, अब आगे देखो, इसको लिखते रहना ऐसे कैसे, ये क्वांटिटी इसको मानते के स्क्वायर, लेट 2 म्यू ई बाई एच कैट स्क्वायर क्या कंसिडर कर लिया, के स्क्वायर। ठीक है, रिमेंबर रखना, इसको बाद में काम आएगा। तो डेल स्क्वायर माइनस 2 म्यू ओवर एच कैट स्क्वायर, ये यू आर साई आर इज इक्वल माइनस के स्क्वायर साई आर। इस साइड रिप्लेस करो इसको, तो डेल स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में, प्लस के स्क्वायर माइनस 2 म्यू ओवर एच कैट स्क्वायर यू आर और ये क्या हुआ, साई आर इज इक्वल 0। ये इक्वेशन शायद 3 इक्वेशन, समीकरण 3 है ये। अरे ये दिख रहा है क्या आपको, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो आगे, देखो यदि पार्टिकल फ्री पार्टिकल रहेगा ना तो इसका मतलब पोटेंशियल नहीं है, और यदि जो पार्टिकल जो इंसिडेंस है वो एक इनफाइनाइट एक लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है, पार्टिकल क्या आ रहा है, एक लॉन्ग डिस्टेंस से, तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल 0 था, तो वहां पर पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए फ्री पार्टिकल, एज ए फ्री पार्टिकल। तो ये ध्यान रखना, यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस लेंगे r टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर प्योर कैलकुलेशन के लिए, पार्टिकल को एज ए फ्री पार्टिकल कंसीडर करने के लिए, पार्टिकल को एज ए फ्री पार्टिकल कंसीडर करने के लिए क्या लेंगे, r टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसे कहते हैं अपन एसिम्प्टोटिक लिमिट।
एसिम्प्टोटिक लिमिट हिंदी में बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में था कि वो अनंत स्पर्शी, ऐसे कुछ मैथ्स में चलता था भाई, ये अनंत स्पर्शी ऐसे कुछ था, है ना, ये बोलते हैं इसको। तो देखो एट ए लार्ज डिस्टेंस if particle incident from a large distance यानी r tends to infinite, then there is zero potential, यानी u r tends to u r जीरो हो गया, u r क्या हो गया, जीरो पोटेंशियल। सो इन दिस सिचुएशन पार्टिकल behaves as a free particle, ठीक है। इस लाइन के बाद में एक लाइन पहले ये भी लिख लेना, दिस इक्वेशन इस जस्ट इसके नीचे, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज ऑल बाउंड्री कंडीशंस, this equation satisfies all boundary conditions, फिर लिखना ये पार्टिकल एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, वहां पोटेंशियल जीरो है, तो पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। सो फॉर इंसिडेंट पार्टिकल इक्वेशन 3 बिकम्स क्या हो जाएगी इक्वेशन 3, वहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ना, तो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये साई इंसिडेंट इज इक्वल जीरो। तो इस इक्वेशन को पूरी को सोल्व करके, अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करके अपन फाइंड आउट कर लेते हैं द वेव फंक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, और वो कितना आता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, क्या आता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। तो मैं इसको लिख देता हूं, लिख लेना, दिस इज इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इफ, और वो कितना आता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर आता है भाई, एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर। अब देखो आगे, इफ इंसिडेंट वेव, if wave incident along z axis, then psi इंसिडेंट की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर। इसको लिख देंगे अपन आयोटा के डॉट आर, ठीक है।
ये सॉरी आयोटा के जेड लिखते हैं, सॉरी के जेड, आयोटा के जेड को लिखते हैं आर कोस थीटा। क्या लिखते हैं, जानते हो ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जेड इक्वल आर कोस थीटा, तो जेड इक्वल आर कोस थीटा और जेड एक्स के अलोंग ही आ रहा है और जेड एक्स के साथ में कितना एंगल बनाएगा, तो जीरो बनाएगा, तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, आयोटा के आर, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, ये वैल्यू हो गई भाई। ठीक है, अब देखो आगे, ये इक्वेशन 4, ये तो चाहिए अपन को, तो मैं इसको वापस रब कर देता हूं। पार्टिकल इंसिडेंट हो गया, पार्टिकल क्या हो गया, इंसिडेंट। अब वो क्या करेगा, अब करेगा वो स्कैटरिंग, इंटरेक्शन करेगा, किससे करेगा, उस पोटेंशियल से, उस टारगेट न्यूक्लियस के पोटेंशियल से। एट स्कैटरिंग टाइम, स्कैटरिंग टाइम the wave again has form of equation 3। स्कैटरिंग के टाइम वापस जो वेव है वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल इंक्लूड रहेगा, वहां पर क्या रहेगा, पोटेंशियल इंक्लूड रहेगा। इफ स्कैटरिंग wave function is psi s c, then del square plus k square minus 2 mu over h ket square, और ये क्या जाएगा u r, और ये क्या हो जाएगा साई एस सी, आर इज इक्वल 0। ये कंडीशन वापस आ जाएगी। अब स्कैटरिंग होगी और वहां पर पोटेंशियल क्या है, स्फेरिकल फॉर्म में, तो स्कैटरिंग चारों ओर होगी, एक स्फेरिकल फॉर्म में होगी, तो एक आपके पास स्फेरिकल वेव क्या होगी, ऑब्टेन होगी। क्या होगी, एक स्फेरिकल वेव ऑब्टेन होगी, तो वो ही आपको इक्वेशन लिखनी है, तो वो कंडीशन लगा देते हैं अपन। इफ पोटेंशियल has spherical symmetry, potential has spherical symmetry, then we obtain a spherical outgoing wave, spherical outgoing wave। This wave function given by, this wave function given by, कैसे देंगे वो ऊपर लिख देता हूं मैं, given by क्या हो जाएगा, साई, ठीक है, एस सी इज इक्वल स्फेरिकल वेव फंक्शन का, यहां पर कोई कांस्टेंट मान रहा हूं, एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई से लिख रहा हूं, अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। ठीक है, यहां पर एफ थीटा फाई को लिखते हैं अपन क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ये लिख लेना इसको, है ना। और ये इक्वेशन 5। और जब स्कैटरिंग हो गई तो एक लार्ज डिस्टेंस के ऊपर वापस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0, और वापस पोटेंशियल 0 होते ये क्या हो जाएगा 0, और ये 0 होते हैं बाद में साई एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये सेम टू सेम आ जाएगी। ठीक है, और साई एफ क्या हो जाएगा, साई इंसिडेंस के इक्वल। ठीक है, अब देखो वेव को आपने इंसिडेंस करा दिया, स्कैटरिंग टाइम के ऊपर उसकी फॉर्म क्या आएगी वो कर दी, अब एक लार्ज डिस्टेंस के ऊपर उसकी वैल्यू वापस देख लो क्या आ रही है। ठीक है, यही करना है। नाउ एट ए लार्ज डिस्टेंस
large distance the particle large distance after scattering the wave function of particle again has the form del square plus k square psi f r is equal 0 since at large distance u r is equal क्या होता है 0 फ्री पार्टिकल. सो इन दिस सिचुएशन लिख लेना. सो इन दिस सिचुएशन एट ए लार्ज डिस्टेंस पार्टिकल अगेन बिहेव एज ए फ्री पार्टिकल अगेन बिहेव एज ए फ्री पार्टिकल. ये लिख लेना. ठीक है. अब देखो रिजल्टेंट क्या आएगा. नाउ फाइनल वेव फंक्शन साई एफ. देखो दो प्रकार के पार्टिकल होंगे, कुछ तो स्कैटर्ड नहीं होंगे और जो स्कैटर्ड नहीं होंगे वो फाइनल इनिशियल क्या होंगे बराबर प्लस साई एस कुछ स्कैटर्ड होंगे. दोबारा समझना इसको. ये इंसिडेंट, ये टारगेट पार्टिकल, ये आगे स्ट्राइकिंग पार्टिकल. ठीक है ना. कुछ तो विदाउट स्कैटरिंग जाएंगे, ये और ये तो क्या हो जाएंगे बराबर, और कुछ क्या हो जाएंगे स्कैटरिंग. तो फाइनली इन दोनों का सम, ये तो साई इंसिडेंट और ये साई एस दोनों का सम. ठीक है. ये करना इस प्रकार से. तो क्या हो जाएगा भाई देखो साई एफ इज इक्वल, ये वैल्यू क्या आ रही है एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर प्लस एफ थीटा फाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर. ये इक्वेशन शायद 5 है. ये आप अपने हिसाब से देख लेना, शायद 6 है या 5 ऐसे कुछ होगी. ठीक है. ये वैल्यू आ गई भाई. अब अपन को क्या करना है, या मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम हो गया, एक बार टाइम देख लेता हूँ. ठीक है भाई, यहाँ तक पढ़ लेना इसको. इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है. ओके.